हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग व्यंजन संधि के नियम को जानेंगे, जो कि पिछली कक्षाओं में भी हम लोग नियम को ही समझ रहे थे। हम लोग कुछ नियम की चर्चा किए थे, कुछ की चर्चा हम लोग आज की कक्षाओं में करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ी जाती है तो वो दिमाग में आती है और वो याद भी रहती है। ज़्यादा अध्ययन एक बार में यदि ज़्यादा कोई चीज़ आप समझते हैं तो वो उतना समझ में नहीं आता है जितना थोड़ा थोड़ा करके समझने में आता है। तो हम लोग पिछली कक्षा को कंटिन्यू करते हैं और कक्षा शुरू करने से पूर्व आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और सब जो लोग नए हैं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वह हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको ऐसी कक्षाएं बराबर मिलती रहेंगी। और जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं वह डिस्क्रिप्शन में जा कर के या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के कल की वीडियो देख लेंगे, जिससे कि पिछली चीज़ों समझ में आ जाए और जो आगे की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो भी आपको समझ में आए। तो आइए हम लोग आज की कक्षा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि के प्रमुख नियम को। 2 नियम की चर्चा हुई थी। आज तीसरे नियम को हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे इसका परिवर्तन होता है और इस नियम में क्या है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिस प्रकार हमें मैथ के क्वेश्चन लगाने के लिए फार्मूले की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार हिंदी व्याकरण भी है। इसमें भी जो संधि है, इसके लिए भी हम यदि प्रमुख नियम को याद नहीं रखते हैं, यदि परिभाषाएं याद नहीं रखती हैं, तो वो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती हैं। यदि परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हर परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं और एक एक क्वेश्चन आपको लक्ष्य तक ले जाने में बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए ताकि कहीं कोई चीज़ छूटे ना, क्योंकि यदि 2-3 क्वेश्चन आप मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से चूक जाते हैं। तो बहुत बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है कि एक भी चीज़ छूटे नहीं, और वो जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो तीनों के तीनों सही हों और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। तो इसीलिए इन सारे नियमों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप पिछली परीक्षाओं के पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। निश्चित रूप से संधि से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम तीसरे नियम को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ड आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ड के वर्ग का पंचम वर्ड हो जाता है। जो लोग नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के या प्लेलिस्ट में जा कर के हमारी हिंदी व्याकरण की जब वर्णमाला वाला टॉपिक शुरू किए थे, वर्णमाला पढ़ा रहे थे, उसको यदि आप देख लेंगे तो उसमें अनुस्वार और अनुनासिक, निरनुनासिक, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। एक अलग से लेक्चर वीडियो बनी है अनुस्वार और अनुनासिक पे, उसको आप समझ लेंगे तो ये बातें समझ में आ जाएगी। अनुस्वार इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं। इसका ये चिन्ह होता है, अंक की मात्रा को हम लोग अनुस्वार कहते हैं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इसका शुद्ध नाम नहीं जानते हैं। तो इसका शुद्ध नाम अनुस्वार होता है। ये बहुत लोग इसको अंक की मात्रा कहते हैं या फिर बिंदी कहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो शुद्ध नाम है वह अनुस्वार है। तो ये चीज़ भी आप जान लेंगे। और जब वर्णमाला वाला आप सारा वीडियो देखेंगे तो उसमें अनुस्वार और अनुनासिक पे जो वीडियो है, यदि उसको आप देख लेते हैं तो अनुस्वार और अनुनासिक के बीच क्या अंतर है, ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब इस नियम में कह रहा है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ड आए, इसकी भी चर्चा उसमें की गई है। व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसकी चर्चा भी वर्णमाला वाले वीडियो में की गई है, उसको भी आप देख लेंगे। मैं यहाँ पे मोटा बता देता हूँ कि स्पर्श व्यंजन वर्ड जो होते हैं क, च, ट, त, प, ये जो 5 वर्ग होते हैं,
इन पांचों वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वह सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो कह रहा है कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, हम लोग कल की कक्षा से ये नियम को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे इसमें परिवर्तन होते हैं कि जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, यानी कि क च ट त प में से कोई एक भी स्पर्श व्यंजन आता है म के बाद, तो क्या होता है, तो म का अनुस्वार हो जाता है, यानी म जो होता है वो अंक की मात्रा में बदल जाता है, या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, या फिर बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जो 5 वर्ग होते हैं क च ट त प स्पर्श व्यंजन, उसी का 5वां वर्ण हो जाता है। तो हम इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है अहम धन कार, तो हम लोग जैसे नियम देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं कि जब दो पद पास रहते हैं, बार बार इस चीज़ को बताया जा रहा है ताकि कोई चीज़ छूटे ना और आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। जब दो पद या शब्द पास होते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इसके जब हम प्रथम पद के आखिरी वर्ण को लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे म, और यहाँ पे दिया है क, दूसरे पद का प्रथम वर्ण। तो इसका जो नियम है कह रहा है यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, तो यहाँ म के बाद क आया है। क जो क च ट त प 5 वर्ग होते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो इसमें क जो है यह स्पर्श व्यंजन आया है। तो यदि ऐसा होता है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो वो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे जब म का अनुस्वार हो जाएगा तो हो जाएगा अहंकार, या फिर इसको हम या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण, तो बाद वाला वर्ण जो है क है इसका पंचम वर्ण हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा, इसका पंचम वर्ण हो जाएगा। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। फिर अगला उदाहरण हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है समधन गम, तो यहाँ पे आप देखेंगे म आया है और म के बाद स्पर्श व्यंजन ग आया है। तो जब ऐसा होता है तो ये म के बाद जब ग आता है तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा संगम। फिर अगला उदाहरण यहाँ पे दिया है पम धन चम, तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे म आया है और म के बाद स्पर्श व्यंजन च आया है। तो जब ऐसा होता है तो आप नियम में देख रहे हैं यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पंचम। या फिर बाद वाले का 5वां वर्ण हो जाता है। यदि बाद वाले का 5वां वर्ण करेंगे तो यहाँ च का 5वां वर्ण यानी यह हो जाएगा। ये ऐसे भी यहाँ पे एक देखा उदाहरण मैं बता दिया हूँ यहाँ पे दोनों प्रयोग करके कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन रहता है तो वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, या बाद वाले वर्ण का 5वां अक्षर में 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। एक बार पुनः इस नियम को हम लोग समझ लेंगे कि यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम लोगों ने देखा अहम धनकार यहाँ पे था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि म के बाद क आया है, क जो एक स्पर्श व्यंजन है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो म जो होता है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, या फिर बाद वाले वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होते हैं। फिर अगले नियम को हम समझेंगे कि अगला नियम कह रहा है यदि
त द के बाद ल रहे, यदि त और द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी तक आप लोगों ने देखा कि म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन आता था तो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता था, या उसके बाद वाले वर्ण का 5वां अक्षर जो था उसमें परिवर्तित हो जाता था। अब यहाँ पे कह रहा है यदि त द के बाद ल रहे तो जो त द होता है वह ल में परिवर्तित हो जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, और न के बाद ल रहे तो न का अननुनासिक के साथ ल हो जाता है। यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में परिवर्तित हो जाता है, और न के बाद ल रहे, यदि न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। मैं बताया हूँ आपको कि जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हिंदी व्याकरण के तो उसमें अनुनासिक और अनुस्वार पे एक वीडियो है जो कि बहुत व्याख्यात्मक तरीके से बताया गया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी, और जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो फिर अब हम इसका उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पे दिया है उत्धन लाश। तो पहली परिस्थिति क्या थी कि यदि त द के बाद ल रहे, यदि त द के बाद ल रहे तो यहाँ पे आप देखेंगे त के बाद ल आया है। यदि यहाँ पे त हो या द हो इसके बाद ल रहे तो जो त द होता है वह ल में ये ल में बदल जाता है। तो जब ल में बदल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा उल्लास। यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाता है। यदि यहाँ पे आप देखेंगे त के बाद ल है तो त जो है वह ल में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे दिया है तो त द ल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि न के बाद ल रहे, तो यहाँ उदाहरण में न के बाद ल दिया है, यानी महान धन लाभ। म के बाद यहाँ न के बाद ल दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है, ऐसी परिस्थिति में इसका अनुस्वार हो जाता है। तो महान धन लाभ, तो यहाँ पे दिया यदि न के बाद ल रहे तो न का अनानुनासिक के साथ ल हो जाता है। तो यहाँ यह अनानुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु, इसको चंद्र बिंदु लोग कहते हैं, और इसे हिंदी की भाषा में, हिंदी साहित्य या व्याकरण की भाषा में इसे अनानुनासिक कहा जाता है। तो कह रहा है कि यदि न के बाद ल रहे तो न का अनानुनासिक के साथ ल हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है महान धन लाभ, न के बाद ल है, तो जब ऐसी परिस्थिति हो तो न का अनानुनासिक हो जाता है। तो यहाँ पे न का अनुनासिक हो जाएगा और फिर अनानुनासिक के साथ ल हो जाता है। तो यह इस प्रकार से ये दोनों नियम काम करते हैं। आशा है कि यह दोनों नियम आपको समझ में आए होंगे। यदि इनमें कहीं कोई संदेह या शंका है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करेंगे, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें और आपको अच्छे तरीके से बता सकें। जब संधि ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर उन्हीं के आने की संभावना रहती है। तो उसको लेकर के हम लोग जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगली कक्षा में इसके दो मुख्य नियम और हैं उसको हम लोग देख लेंगे। थोड़े दो नियम यदि आप समझते चलते हैं तो निश्चित रूप से यह आपको समझ में आ जाएगा, और जहाँ कहीं भी आएगा आप निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। तो आज की वीडियो आप और कल की वीडियो बिना मिस किए आप दोनों वीडियो देखेंगे। फिर हम लोग अगली कक्षा में अगले नियम को देखेंगे।
आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।